Okay, fine. So we are dealing with the system of particles and rotational motion. फोकस यहाँ पे पूरा, ठीक है। अभी तक हम जो मोशंस पढ़ रहे थे, either it is a motion in a straight line or motion in a plane, we are considering the body as a point size. हम बॉडी क्या ले रहे थे? पॉइंट साइज ले रहे थे। एक्चुअल जो बॉडी रहती है वो पॉइंट साइज नहीं रहती, वो एक पर्टिकुलर फाइनाइट साइज की रहती है, राइट? फाइनाइट साइज की रहती है हमारी बॉडी। Our body is not a point size. Our body is a finite size. तो अगर कोई फाइनाइट साइज की बॉडी है, ये एक आप रफ बॉडी कंसीडर कर सकते हो। तो इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वी ऑल नो, राइट? 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो एक्चुअल बॉडी ऐसी ना हो कि कैसी होती है, ऐसी, ठीक। अब इतने सारे पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल का पर्टिकुलर मोशन, राइट? सो इट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, देखने से लग रहा है। अगर अपन फाइनाइट साइज की बॉडी का मोशन पढ़े तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर पॉइंट साइज का पढ़े तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें कैसी बॉडीज का मोशन पढ़ना है? एक्सटेंडेड बॉडीज, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड बॉडीज, या इसको कहते हैं फाइनाइट साइज की बॉडी, ठीक। एक्सटेंडेड बॉडीज या फाइनाइट साइज की बॉडीज, या आपको ये दिख रहा है क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स, राइट? एंड वी आर कंसीडरिंग इट एज अ होल सिस्टम। तो हमें अब कौन है, सो सॉरी, हमें अब इस ऐसी बॉडी का क्या पढ़ना है? मोशन पढ़ना। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट साइज्ड बॉडी, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड अ एक्सटेंडेड बॉडी। पॉइंट साइज थी, एक्सटेंड कर दिया तो एक्सटेंडेड बॉडी। पॉइंट साइज थी, ये एक फाइनाइट साइज थी, रियल बॉडी। ओके, मैं कह रहा हूं जब तक बॉडी पॉइंट साइज थी, उस पॉइंट साइज बॉडी का एक पर्टिकुलर पोजीशन था, पर्टिकुलर वेलोसिटी थी, पर्टिकुलर एक्सेलरेशन। अब अगर पॉइंट साइज बॉडी ना होके रिजिड बॉडी है, या कह लो आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, या कह लो आप फाइनाइट साइज की बॉडी है, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स। अब इन सब पार्टिकल्स का अपना अपना वेलोसिटी होगी, अपनी अपनी पोजीशन होगी, अपना अपना एक्सेलरेशन होगा। तो अब सोचो कि अगर इस पूरी बॉडी का आपको ऑल टुगेदर क्या निकालना पड़े, वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कि एक एक बॉडी का पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी निकालते रहो, फिर उन सबको ऐड करते रहो? सो इट वुड बिकम किंड डिफिकल्ट। सो वी हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ कंडीशंस, राइट? उसी के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या है ये? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो यहां पे अपन पहुंचेंगे धीरे धीरे। फिलहाल के लिए ये जो बॉडी है, ये फाइनाइट साइज की बॉडी। हाउएवर वी विल कंसीडर दिस बॉडी एज रिजिड। जिस बॉडी की हम पूरी रोटेशनल मोशन में स्टडी करेंगे, वो बॉडी कैसी होगी? रिजिड बॉडी। व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? That cannot flow. That cannot Flow. flow. This is to change shape and size. A Very good. definite shape. Which cannot change its shape. Very good. Very good. Right. ये तो है प्रैक्टिकल डेफिनेशन, मतलब आप लोग जितना फिजिक्स के बारे में जानते हो उस हिसाब से बोल रहे हो कि रिजिड बॉडी क्या है? अकड़। रिजिड इज अकड़, जो अपने शेप और साइज को आसानी से चेंज ना करे। इट इज ऑलवेज इन अ डिफाइनाइट शेप एंड साइज, राइट? फिजिक्स की भाषा में देखोगे तो इसको आप क्या कहोगे कि जब भी आप इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओ,
तो इस बॉडी के मान लो जो दो पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? रिजिड बॉडी फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या है कि जो दो पार्टिकल्स हैं उस बॉडी के अंदर, उन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस फोर्स लगाने के बाद क्या रहना चाहिए? सेम। इसका मतलब उस बॉडी की ना तो साइज चेंज हुई है और ना ही उसका शेप चेंज हुआ है। द बॉडी इज नॉट डिफॉर्म्ड, द बॉडी इज नॉट डिफॉर्म्ड। सो रिजिड बॉडी क्या है? विच इज इन अ डिफाइनेड शेप एंड साइज, पहली चीज। दूसरी चीज, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन द बॉडी इज कांस्टेंट। एनी टू पार्टिकल्स, ये और ये भी, ये और ये भी, यू कैन कंसिडर एनी टू पार्टिकल, उन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। देन द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड। We will study the motion of rigid body, right? However, in practicality, there is not a single body which is totally rigid. कोई भी बॉडी टोटली रिजिड नहीं होती। हर बॉडी में जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो होता ही है, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो होता है। हम उस डिफॉर्मेशन को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट। हम उस डिफॉर्मेशन को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट। So we are considering the motion of a rigid body, right? So समझ में आया what is a rigid body? Okay, fine. कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? Very good. System, internal forces and external forces, right? मैंने कहा कि इस बॉडी का मोशन स्टडी करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज दे आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ एन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, एन नंबर ऑफ एक्सीलरेशन, एन नंबर ऑफ पोजीशंस, राइट? सो वी हैव डिवाइस्ड और वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ काइंड ऑफ मेथड जिससे क्या हो जाए, इस बॉडी का मोशन स्टडी हो, और उसी मेथड को कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर बॉडी को कंसीडर किया जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्सेस। दैट पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट। सो पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, राइट? अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स। ऑफ कोर्स, इफ द पार्टिकल्स हैज इंटरेक्शन, दैट मींस द पार्टिकल्स आर अप्लाइंग फोर्सेस ऑन ईच अदर। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस, राइट? हाउएवर, ये जो इंटरनल फोर्स है ना, ये है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब कोई बताएगा? ये जो फोर्सेस लग रहा है वो है म्यूचुअल। म्यूचुअल है मतलब भैया डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। डिपेंडेंट ऑन ईच अदर से ज्यादा बेटर है। जितना फोर्स ये पार्टिकल इस पे लगा रहा है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट ये पार्टिकल इस पे लगा। द फोर्सेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। इट मींस द फोर्सेस आर म्यूचुअल। द फोर्सेस आर म्यूचुअल। इसका मतलब इस बॉडी पे नेट इंटरनल फोर्स कितना होगा? जीरो। जीरो, राइट? इस बॉडी पे नेट इंटरनल फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। बिकॉज इंटरनल फोर्सेस कैंसल्स आउट इन पेयर्स। इंटरनल फोर्सेस कैंसल्स आउट इन पेयर्स। अब नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब इस फोर्स को पर निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना, इस फोर्स के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा। बिकॉज व्हाट वी हैव सीन कि जो बॉडी हमने कंसीडर की उसमें जो पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ तो इंटरेक्शन था, और वो इंटरेक्शन किसके कारण था? इंटरनल फोर्सेस के कारण। सो वी हैव टू टर्म अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज इंटरनल फोर्स। हाउएवर, दीज इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, दो पार्टिकल्स के बीच में। सो दे कैंसल आउट इन पेयर्स। तो आपका नेट कितना निकल के आएगा? ऑलमोस्ट जीरो। मतलब ये इंटरनल फोर्सेस इस बॉडी को मूव नहीं कर सकते।
ये इंटरनल फोर्सेस इस बॉडी को मूव नहीं कर सकते। इस बॉडी को अगर मूव करना है तो हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, या फिर कह लो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो अगर मुझे इस रिजिड बॉडी को मूव करना है तो इस रिजिड बॉडी को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल, जो कि हम नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, राइट? सो एक्सटर्नल फोर्सेस आर द एक्सटर्नल एजेंसीज प्रोवाइडेड बाय अस, ठीक है, या प्रोवाइडेड ऑन द बॉडी। तो किसी भी रिजिड बॉडी पे या किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे दो फोर्सेस वर्क करते हैं हमेशा, एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेस हमेशा कैंसल आउट ईच अदर इन पेयर्स, बट दे आर द कॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इस बॉडी को दिखाते हैं कि ये जीवित है, there is always an interaction, and there is an external force which causes the motion of the body, motion of the body. So we have understood the three terms: system of particles, internal forces, external forces. Why we devised a system of particle? देखो क्यों डिवाइस किया कि अगर आप वही सेम चीज एक एक पार्टिकल्स को अलग अलग पढ़ोगे दिक्कत है, आपको एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो आपने एक पूरा सिस्टम बना लिया, राइट? अब इस पूरे सिस्टम को स्टडी करना इजी, इस पूरे सिस्टम को स्टडी करना इजी। कैसे इजी है? इसको इजी बनाएगा क्या? सेंटर ऑफ मास। इसको इजी कौन बनाएगा? सेंटर ऑफ मास। ये अपन देखेंगे कैसे, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कैसे बनाएगा। आप क्या करोगे, इस पूरे सिस्टम को क्या कहोगे कि एक ऐसा पॉइंट है इस सिस्टम में, एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास क्या है? कंसंट्रेट। इस सिस्टम के अंदर, इस बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास क्या है? कंसंट्रेट। और कब हो गया था ये? सर जहां पूरी बॉडी का मास फ्रीज था। ओके, पूरी बॉडी का मास, फाइन। मैं कह रहा था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की इस रिजिड प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास कैसे सॉल्व करेगा? आप क्या मानोगे कि इस बॉडी में एक पॉइंट है जहां पे पूरी की पूरी बॉडी का मास क्या है? कंसंट्रेट। आप उस पर्टिकुलर पॉइंट का मोशन पढ़ोगे और वही मोशन आपको पूरी की पूरी बॉडी का मोशन देगा। वी विल सी हाउ, वी विल प्रूव हाउ, हम देखेंगे कैसे। सो सेंटर ऑफ मास से रिजिड बॉडी का मोशन क्या हो जाएगा? सॉल्व। सो वी विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, वो बाद में करेंगे। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? लिख ले इतना। सर हेडिंग क्या होगी? इंट्रोडक्शन। अच्छे से नोट्स बनाओ, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस जो समझा रहा हूं उसको याद रखना, बिकॉज बेसिक्स का पूरे चैप्टर में यूज है। दैट्स व्हाई फर्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू रिमेंबर। आज अगर 22 आए हैं ना और ये 10 32, तो मैं तो कहता हूं पूरी क्लास में यही 32 रहो, किसी को कल आने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट मिति, बिकॉज शी हैज सम रीजंस, इट्स फाइन। बाकी बाद में करना है चैप्टर। इंट्रोडक्शन, and I will take attendance also, so just don't go, right? Okay, introduction में लिखो, so far we have studied the motion of a single particle. दीदी पानी दे दे मम्मी को कौन कोनो। भैया स्टडीड के बाद क्या था? कौन को पानी पीना भैया? यशवैद्य को। अच्छा, एक खतरनाक एटमॉस्फेयर में क्लास करता है यश। So far we have studied the, हमें को पीना था, हम मंगा रहे थे। ठीक है, ठीक।
studied the motion of a single particle, comma, treated as a point mass, treated as a point mass, full stop. But any real body भैया has मास के a बाद finite, अरे यार ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो इश्यू हो जाएगा, point mass, full stop. But any real body, any real body has a finite size, has a finite size. Full stop. Such extended body consists of system of particles. इसलिए मैं टीचमेंट पे जा रहा हूं, इसीलिए कल से ही कर लेंगे हम, तो कह रहे आज भेज देंगे, जितने आए हो ना तो सारे उसको ज्वाइन कर लेना टीचमेंट को, ठीक है, कल से ही कर लेंगे अपन। पता नहीं क्या कैसा एक आध दिन आता है। ये कोई एक ज्वाइन हुआ, अभी कौन ज्वाइन हुआ ये इतना लेट भैया, कौन ज्वाइन हुआ? भैया हम कौन? भैया हम कौन? वेदांत। वेदांत पाठक। हाँ भैया। कहाँ थे चाचा इतनी देर से? भैया वो लेट हो गए थे आज थोड़ा ज्वाइन होने में। चलो ठीक है, लिखो, कहां तक लिख लिया? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ओके ओके, फुल स्टॉप। लिखो रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, a rigid body is that which has a definite shape and size, which has a definite shape and size, full stop, right? Distance between different pairs of particles, distances between different pairs of particles भैया डिफरेंट के बाद different pairs of particles do not change on applying force on it. लिखने की स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ अपनी, है ना? On applying force on it, मैक्सिमम है लिखने में, चलवे। On applying force on it, full stop. नहीं, on applying force on it in a rigid body, in a rigid body, full stop, ठीक है। लिखो न्यू हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, कॉमा इंटरनल फोर्सेस एंड, पता है क्या आएगा आपको, एक्सटर्नल फोर्सेस।
लिखे, पहले लिखो इसके अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, साइड हेडिंग लाइन। Okay, so it is impossible to describe the positions and velocities of all the particles। सर एक्सेलरेशन नहीं आएगा? अरे तुम दो बस लिख लो, positions and velocities of all the particles individually in a rigid body। बेटा आएगा सब, एक्सेलरेशन, पावर, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, अपन सिर्फ दो लिखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली के बाद क्या बोला? इन अ रिजिड बॉडी, full stop। Therefore, we devise a method, devise a method for describing the overall motion of the body, full stop। पैरा चेंज करो, कोट एंड कोट लाइन बनाओ। अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो आपको याद रखनी है, कोट एंड कोट, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ any number of particles, a collection of any number of particles interacting with one another is said SAID to form a system of particles, is said to form a system of particles, quote unquote close। लाइन क्या डालेगी? इंटरनल फोर्सेस। सिंगल कोट के अंदर लिखना पार्टिकल्स इंटरएक्टिंग इसके अंदर लिखोगे इंटरनल फोर्सेस के अंदर, सिंगल कोट के अंदर लिखो पार्टिकल इंटरएक्टिंग मींस they are exerting force on one another, full stop। These forces are called internal forces। However, लाइन चेंज करके, however these forces are mutual
mutual between two particles. These forces are mutual between any two particles. Any two particles. That means मतलब I बना लेना, I-E. That means internal forces between a pair are equal and opposite. Between a pair are equal and opposite. They cancels out in pairs. Full stop लगा. भैया अपोजिट के बाद Opposite के बाद full stop. They cancel out in pairs. Pairs. ठीक. External forces. अगली heading. To move or stop an object, to move or stop an object of finite size, comma, we have to apply a force. We have to apply a force from outside. This force by a external agency. सर आउटसाइड के बाद का है सर स्क्रीन पॉज हो गई थी. This force by a external भैया फिर से हो गई। इशू कर रहा है, कल ही से करना पड़ेगा इसको। नेटवर्क तो सही है आज जियो के, है ना? नेटवर्क भी इशू कर नहीं रहे। सर आउटसाइड से बाहर पता नहीं, चलो होगा, कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर हेडिंग, हाँ आउटसाइड के सर बाद व्हाट वी हैव after टू राइट आफ्टर outside. आउटसाइड। अच्छा, आउटसाइड के बाद, आउटसाइड क्यों? आउटसाइड के बाद दिस फोर्स, आउटसाइड के बाद दिस फोर्स बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, this force by an external agency is called external force. External force. देखो, kinds of motion of a rigid body. वही 3 पढ़ना है।
क्या हुआ, कुछ पूछ रहे? ठीक, ट्रांसलेशनल और बेटर टू, अभी लिखना मत ये तीनों, सिर्फ काइंड्स ऑफ मोशन लिखना, और यू कैन से प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशनल, और दिस इज रोलिंग। वहां पे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कैसे डिफाइन किया था, किसी को याद हो तो? ओके, देयर इज नो ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना? जब पार्टिकल्स के ओरिएंट या ऑन कर दिया, आ तो नहीं रहा, हॉटस्पॉट तो नहीं कर दिया? अच्छा हॉटस्पॉट तो वाईफाई तो नहीं कर दिया? ठीक है, हो गया तुम। चलो अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ठीक है, फाइन। सो ट्रांसलेशनल मोशन वहां पे कैसे डिफाइन किया था कि जब दो पार्टिकल्स के बीच का ओरिएंटेशन क्या हो, सेम हो, जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करे। यहां पे कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन? देखो, ये एक बॉडी है जो नीचे की तरफ भाग रही है, ठीक है, एक सरफेस, इस बॉडी में दो पार्टिकल्स हैं। अब रिजिड बॉडी तो बहुत सारे पार्टिकल्स, एक पार्टिकल ये है P1, एक पार्टिकल ये है P2। अगर बॉडी के मोशन के टाइम पे ये दोनों पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब मोशन कौन सा है? ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन of a rigid body. How you will define? If the particles of the rigid body is also moving with the same velocity as the body is moving, then the motion is pure translation. किसी भी बॉडी का मोशन प्योर ट्रांसलेशनल कब है? जब उसके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब सेम वेलोसिटी से मूव करें, और वो वेलोसिटी किसकी इक्वल हो? बॉडी की वेलोसिटी। समझ आया? हाँ, सोच लो थोड़ा, बिल्डअप कर लो। क्या कह रहा हूं मैं? ये बॉडी है, हाँ सर, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल होगी, या सारे पार्टिकल की मिलाकर की वेलोसिटी इक्वल होगी? नहीं, सुनो, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक दूसरे की इक्वल होगी, पहली चीज, और उन सब की वेलोसिटी फिर किसकी इक्वल होगी? बॉडी। मतलब समझो, अगर बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो P1 की वेलोसिटी भी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, P2 की वेलोसिटी भी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स उन सबकी वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ठीक है? यस सर। यस, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी वेलोसिटीज एक दूसरे की इक्वल होगी, और किसकी इक्वल होगी? मोशन ऑफ द बॉडी या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दिस इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दिस इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। लेट अस अंडरस्टैंड द प्योर रोटेशनल। हाँ, इम्प्योर कुछ नहीं होगा, प्योर, अरे इसको प्योर ट्रांसलेशन, ये है इम्प्योर। रुक जाओ, आ रहे भी इम्प्योर पर। या सीधी सी बात है, प्योर ट्रांसलेशनल कौन सा नहीं होगा जिसमें ट्रांसलेशन के साथ और कौन सा मोशन हो? रोटेशनल।
तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल क्या कहते हैं? रोलिंग। सिलेंडर को ढका वहां से, उसके लिए पहले रोटेशनल पढ़ लो। व्हाट इज रोटेशनल? जो कि आगे के पूरे चैप्टर में सेंटर ऑफ मास के बाद हमें रोटेशनली पढ़ना। ठीक, सो वी विल स्टडी व्हाट इज प्योर रोटेशन। अगेन दिस इज अ रिजिड बॉडी। अच्छे समझ में, ठीक, एक बार समझ चुके हैं वही ऐसे। दिस इज द एक्सिस। अगर इस एक्सिस के, दिस इज अ फिक्स्ड एक्सिस, ये एक्सिस क्या है? फिक्स। इस एक्सिस के चारों तरफ कोई बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। दिस इज द एक्सिस, इसमें आप सीडी डाल दो, राइट? So that CD is rotating around this axis. However, this axis is fixed, right? तो अगर एक्सिस का प्लेन है Z एक्सिस, तो CD किस एक्सिस में रोटेट कर रही है? XY प्लेन में। आप देख सकते हो, अगर आप 3D कंसीडर करोगे तो अगर Z एक्सिस है किसका? एक्सिस का प्लेन, तो CD किस में रोटेट कर रही है? XY प्लेन में। मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। So if the body is rotating in the plane perpendicular to the plane of fixed axis of rotation, then the body is doing the pure rotational motion, right? Again समझो, this is the axis, this axis in a z plane। मैंने कह दिया CD कैसी है? ऐसी रखी ना, देखो इस प्लेन की परपेंडिकुलर रखी ना। So CD is rotating in the plane perpendicular to the z axis। All the particles in the CD is rotating. CD is a rigid body, so all the particles in the CD is rotating. इसमें मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन करें, राइट? हाउएवर, अगर हम वेलोसिटीज कंसीडर करते हैं पार्टिकल की, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग अलग। We will prove this how? Right? But हर एक पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी? सेम। जिस एंगुलर वेलोसिटी से, जैसे वहां पे अपन क्या ले रहे थे? नॉर्मल वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल मोशन। इस मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल है? हर एक पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी के, इट मींस द मोशन इज प्योर रोटेशन। वहां पे क्या कह रहे थे? अगर बॉडी की नॉर्मल वेलोसिटी किसकी इक्वल है? हर एक पार्टिकल्स की नॉर्मल वेलोसिटी, इट मींस द बॉडी इज डूइंग प्योर ट्रांसलेशन। यहां पे क्या कह रहे हैं हम कि अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल है? हर एक पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी, इट मींस द बॉडी इज डूइंग प्योर रोटेशनल। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि बॉडी जो है वो एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर रोटेट कर रही है महाराज। अगर एक्सिस का प्लेन है जेड एक्सिस, तो बॉडी कहां रोटेट कर रही है? एक्स-वाई में। यू कैन सी दिस इज परपेंडिकुलर। अगर सीडी यहां डालोगे तो देखो, ये अगर सीडी है तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। सो एक्स-वाई प्लेन में सीडी रोटेट कर रही है, या कह लो एक्स प्लेन में रोटेट कर रही है, तो आपका जेड कहां है? ऊपर। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? रोटेशन, पहली कंडीशन। और ओमेगा क्या है सबकी? सेम। ठीक, अब देखते हैं वेलोसिटी सेम क्यों नहीं होगी। सपोज ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने इस एक्सिस के चारों तरफ क्या किया? मोशन। ये एक पार्टिकल, इस पार्टिकल ने इस एक्सिस के चारों तरफ क्या किया? मोशन। ठीक, इसकी भी वेलोसिटी थी ओमेगा, इसकी भी वेलोसिटी है ओमेगा, बट इसकी रेडियस कितनी है? r1, और इस वाले की रेडियस चेंज नहीं हो जाएगी, r2। एंड व्हाट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। इसी दिन के लिए पढ़ाया था एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पहले, कि आप रिलेट कर पाओ। v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। सबको ध्यान है? एनीवन इन द क्लास जो भूल गया? नो सर।
नो सर, गुड। v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है और पहले वाले की रेडियस r1 है, दूसरे वाले की रेडियस r2 है, तो v चेंज नहीं हो जाएगी। किस पे डिपेंड करेगी? रेडियस। और हर पार्टिकल की रोटेशन की रेडियस अलग 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 अलग। कोई इतनी दूर से रोटेट कर रहा है, कोई इतनी दूर से रोटेट कर रहा है, कोई इतने पास से रोटेट कर रहा है। तो सबका अपना अपना रोटेशन की जो रेडियस है वो है अलग अलग। तो सबका अपना अपना जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? अलग अलग। बट सबका ओमेगा क्या होगा? सेम। कांस्टेंट। अब ये बताओ कि ओमेगा सबका सेम क्यों होगा? भैया क्योंकि v ओमेगा और r सबका सेम डायरेक्टली क्यों? प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, दैट इज फाइन इनफ मैथमेटिकली। अगर मैं थ्योरेटिकली पूछूं या फिजिक्स के सेंस में पूछूं कि ओमेगा सेम होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ओमेगा इज सेम? भैया पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज तो कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं गोल गोल। घूम तो रहे हैं, बताओ। भैया मगर अपन जो घुमा रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे। तो वो तो रिजिड बॉडी होगी कि चलो दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस सेम है अभी भी, क्योंकि सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। समझो देखो मैं बताऊं। जितनी देर में ये बॉडी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, उतनी ही देर में ये सारे पार्टिकल्स भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख लो, हर एक पार्टिकल सेम टाइम में पूरा रिवॉल्यूशन क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। तभी जाके ओमेगा क्या होगी? सेम। बिकॉज व्हाट इज ओमेगा? डी थीटा अपॉन dt। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए हर पॉइंट पे? सेम 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 सेम। अगर इतना डीप में नहीं घुसना है तो आप ये ध्यान रखो कि हर एक पार्टिकल सेम टाइम में क्या कर रहा है? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट। इसलिए हर एक पार्टिकल की ओमेगा क्या है? सेम। और उतने ही टाइम में पूरी की पूरी बॉडी भी एक रिवॉल्यूशन क्या कर रही है? कंप्लीट। समझ आए? That's why omega is same. So these are some things you have to remember about the rotational motion, because that is our point of concern. कि जो बॉडी रोटेट करती है वो फिक्स्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में करती है। बॉडी और उसके पार्टिकल्स सब एक पर्टिकुलर ओमेगा से रोटेट करते हैं, दैट इज सेम। और हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटीज अलग। दिस इज द प्योर रोटेशनल। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत किसी को? भैया हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग थोड़ी ना होगी। अरे ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट। हाँ, अब तुम कहोगे चलो ठीक है कि जो पार्टिकल्स अगर एक ही पोजीशन पे है वो, बट इज इट पॉसिबल कि सारे पार्टिकल्स एक ही पोजीशन पे? हाँ ठीक है, अगर यहाँ कोई एक पार्टिकल है, यहाँ कोई एक पार्टिकल है, तो उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। ये कहना चाह रहे हो ना? बिकॉज आर इज सेम। अगर भैया सार के सरकमफेरेंस पे कोई भी पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी तो सेम होगी। दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ रिजिड बॉडी, राइट? जो तुम्हें सीडी दिखती है सर्कुलर फॉर्म में, वो एक्चुअल में सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहती, उसमें कहीं ना कहीं रिजिडिटीज रहती हैं, राइट? सो इट इज नॉट अ प्योर सर्कल। हाउएवर योर पॉइंट इज गुड कि हर एक बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटीज अलग अलग नहीं होंगी, बट नॉर्मली वी कैन से कि पार्टिकल्स की वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी। यस और नो? है ना? अगर n पार्टिकल्स कंसीडर करोगे तो कितने सारे पार्टिकल्स, और मैक्सिमम पार्टिकल्स की वेलोसिटीज क्या है? डिफरेंट। तो अगर दो की भी डिफरेंट हो गई तो हम क्या कह देते हैं? क्या अलग अलग? यहां तो बहुत सारों की हो रही है। सो वी कैन जनरली से कि हाँ ठीक है। अब तुम ये भी तो देख सकते हो, अगर कोई पार्टिकल एक्सेस ऑफ रोटेशन पे है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, बिकॉज आर फॉर दिस पार्टिकल इज जीरो। सो बहुत सारे केसेस, बट वी कैन से कि वेलोसिटीज हर पार्टिकल की अलग अलग, ओमेगा सारे पार्टिकल्स की सेम। ठीक, बस लिखें कि रोलिंग मोशन भी समझ लें, फिर लिखें टाइम 30 है। रोलिंग भी समझ लेते हैं, फिर 3 लिखें। हाँ वेदांत सर अपन पार्टिकल्स वर्ड का यूज कर रहे हैं,
हाँ सर पार्टिकल सर एक्चुअली में सर क्या मानेंगे सर, एटम्स की मॉलिक्यूल्स? ठीक है, यू कैन कंसिडर अ मॉलिक्यूल एज अ पार्टिकल, राइट? बॉडी का एटम को भी पार्टिकल मान सकते हैं, यू कैन कंसिडर एनीथिंग, राइट? दैट इज अ केमिस्ट्री पार्ट। फिजिक्स में एक ही वर्ड आता है पार्टिकल, आप उसको डिवाइड कर सकते हो केमिस्ट्री में, आइदर इट इज एटम। देखो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको एटम्स के बेस पे आएंगे, तो आपको एटम्स को पार्टिकल मानना है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको मॉलिक्यूल्स के बेस पे आएंगे, तो आपको मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स मानना है, राइट? इन फिजिक्स एवरीथिंग इज व्हाट? पार्टिकल। You can consider atom as a particle as per the requirement. You can consider what? Molecules as a particle as per the requirement. ठीक? So कोई दिक्कत यस नहीं। सर। भैया Okay, बासु पूछ रहे हो कुछ? हाँ, अच्छा दीपेश। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, उसकी ये ओमेगा भी 0 रहेगा क्या? नहीं, उसका ओमेगा 0 नहीं रहेगा। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होने, फिर तो वो अपना कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाएगा ना, कि हर एक भैया पार्टिकल जीरो को होगी ओमेगा। कैसे वेलोसिटी? अरे वेलोसिटी 0 ऐसे हो जाएगी कि वो पार्टिकल एक्सेस ऑफ रोटेशन पे है, राइट? अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन पे है तो ओमेगा आर इज इक्वल टू वी, आर इज 0, ये R 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बट ओमेगा इज कांस्टेंट। अगर कोई पार्टिकल यहां भी है तो उसका ओमेगा होता है, ठीक है? जस्ट रिमेंबर। हाँ भैया। भैया ओके गुड। हाँ पूछो। सारे पार्टिकल्स की स्पीड भी डिफरेंट होगी ना? अरे ऑफ कोर्स, वेलोसिटी का मतलब वही है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है ना? सिर्फ डायरेक्शन का मतलब नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग। ठीक? हाँ भैया। ओके, कुछ लिखिए। अच्छा रोलिंग 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 समझ लो, फिर लिखो, अभी है टाइम। रोलिंग मोशन पहले आपके कोर्स में था, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, बट बहुत पहले हटा दिया गया। पहले रोलिंग मोशन था तो इसका बहुत ज्यादा पार्ट था रोलिंग मोशन, लेकिन पढ़ लो, समझ तो लो ही है क्या नॉर्मली, बस सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा, डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है? डीप में आपको था, आपके एनसीईआरटी में 3 पेज है रोलिंग मोशन को लेकर, आप देख सकते हो। अब तो वो बहुत पहले हट गया, हम लोग के टाइम पे रोलिंग मोशन हटा दिया। और इस बार तो रोटेशनल में से सिस्टम ऑफ वो क्या कहते हैं, इनर्शिया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम्स और उसके एप्लीकेशंस सब हटा दी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की एप्लीकेशंस के सिर्फ फॉर्मूलेस बचे, डेरिवेशंस हटा दी। फिर भी चैप्टर बहुत बड़ा है, अब समझ लो, अगर पूरा रोटेशनल पढ़ते। भैया हाँ ये जो मतलब पोर्शन में से ये जो रिडक्शन हुआ है, ये जेडबल में तो वो रहेंगे ना सारे? बेटा रोलिंग मोशन भी जेडबल में से हट गया, यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम जेडबल रोलिंग और नीट का भी, ठीक? हाँ बट अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शियास के जो डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस तो कभी भी नहीं पूछते चाहिए, फॉर्मूलेज ही आपको है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको रखा है या सीबीएसई ने उसको रखा है। किसको? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एप्लीकेशंस की फॉर्मूलेज, हर एक फिगर का अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्मूला होता है, और वो आपको जेई में भी एज सच फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि जब आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो तो उसमें एक की जगह 2 फॉर्मूलेज लगा सको। सो वी विल स्टडी इट, जस्ट डोंट वरी, हम पढ़ेंगे फॉर्मूलेज, परेशान मत हो। अगर आपको एज सच फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे तो आपको वैसे समझाया जाएगा डेरिवेशन, बिकॉज मुझे क्या दिक्कत, मैंने तो पढ़ा ही है, पढ़ाने ही आपको, बट यू जस्ट डोंट वरी एट ऑल कि आपको कहीं ना कहीं से जेई और नीट में कमी होगी, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है? दैट वुड बी सफिशिएंट। इट्स अबाउट द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू मेक, जितने क्वेश्चंस और बनाओगे तो और नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। रोलिंग मोशन, सिलेंडर यहां से यहां पे धोखा दो, ठीक? सपोज दिस इज योर सिलेंडर, वो कैसे बना? अरे ऐसे, यही हमारा सिलेंडर, ठीक? ये यहां से क्या हो रहा है? रोल हो रहा है कि नहीं, ठीक? सो अब आप देखोगे कि इसमें जो पार्टिकल्स है ना, इनकी वेलोसिटीज अब सेम नहीं, अलग अलग, क्योंकि सिलेंडर क्या कर रहा है? रोल तो कर ही रहा है, तो रोटेशनल तो कहीं कहीं है, ठीक? और अपनी पोजीशन को चेंज भी कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल भी है, राइट? सो द पार्टिकल्स की वेलोसिटीज आर नॉट सेम।
दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, सॉरी रोलिंग मोशन। आप कहीं पे भी देख लो, कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन कर रही है, इट मींस उसके जो पार्टिकल्स है उनकी जो वेलोसिटीज है वो सेम, एंड द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। If changing its position, then it is not a pure rotational. And if the particles की velocities are changing, it is not a pure translational. So which motion is this? Rolling, जिसको आप कहते हो trans rotation, or you can say simple. This is a rolling motion. This is not in the course now, but आपको पता होना चाहिए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं what is trans rotational, हमने फिर से भी देख लिया what is trans rotational, right? अभी लिख लेते हैं। पहला प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन, वो वाला डायग्राम बना लेना, यही वाला बना लेना, यही वाला। भैया ये गोल बनाएंगे या फिर ऐसे ही स्क्वायर टाइप बनाएंगे? स्क्वायर टाइप बेटा। उसके अंदर दो पार्टिकल्स बना लेना कहीं भी जहां आपका मन हो। In such a motion, comma, every particle of the body has the same velocity at a particular instant of time, at a particular instant of time. फुल स्टॉप। ये तो हमारे का हिस्सा नहीं है, मतलब हम तो रोटेशनल पढ़ रहे हैं। सेकेंड देखो, प्योर रोटेशनल मोशन, नहीं यही है ना, बॉडी जा रही है, ठीक है, दिख रही ना। इसका V1 ले लेना, इसका V2 ले लेना, दोनों से। अगर आपको एग्जांपल लिखना हो तो लिख लो, वरना मुझसे लिखो एग्जांपल। When a rectangular block slides down, when a rectangular block slides down an inclined plane, down an inclined plane, comma, point like P1 and P2 at any instant moves with the same velocity. At any instant move with the same velocity. Full stop. Pure rotational motion. Second, pure rotational motion. In such a motion, comma, a rigid body rotates about a fixed axis,
full stop. Every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to its axis. So what after which lies? In a plane, PLANE, in a plane perpendicular to its axis. Full stop. ठीक है, वो वाला फिगर बना लो जो बनाया था और हमने फालतू में मिटा दिया. बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे. ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यही बताता है बॉडी का रोटेशन. भैया ये डॉट डॉट वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डॉटेड लाइन बाकी दो एक्सेस. ये एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, जैसा मान लो. Done, sir. Done? Okay, right. एंगुलर वेलोसिटी, ये एग्जांपल करके हाँ, लिखो। उसके बाद पैरा नहीं एग्जांपल करके नहीं लिखना बेटा, ऐसे लिखो, पैरा चेंज करो। एंगुलर वेलोसिटी लिखना ओमेगा, ऐसे ओमेगा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स is same irrespective of their distance, from the axis of rotation, irrespective of their distance from the axis of rotation. This is because, full stop लगा के, this is because all the particles complete together
all the particles complete together one revolution all the particles complete together one revolution about the given axis फुल स्टॉप ब्रैकेट में लिखना रिजिड बॉडी ठीक है para change however line change para change however their linear velocities ब्रैकेट में लिखना v is equals to r omega their linear velocities v is equals to r omega are different depending on their distance from the axis full stop example लिखो motion of a ceiling fan CEILING comma a potter's wheel बहुत सारे हैं मैरीगो राउंड वगैरह भी हैं ठीक है तो दो काफी मैरीगो राउंड भी लिख लो थर्ड डालो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल and rotational motion third combination of translational and rotational motion वो वाला फिगर बना लो ठीक है रघुवीर कितने बजे स्टार्ट करते फिक्स 5 पे स्टार्ट कर देते 5:15 ना 5:10 से करते 5:15 से ठीक है ये ऐसा बना इसमें पॉइंट्स बना लो P1 P2 P3 कोई जाएगा नहीं अगेन आई एम सेइंग दैट आई हैव टू टेक अटेंडेंस राइट लिखो ऑल द पॉइंट्स या ऑल द पार्टिकल्स have different velocities at a particular okay all the particles ब्रैकेट में लिख लेना P1 P2 P3 मत लिखो have different velocities at a particular instant full stop right काफी है